हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म हमने स्टार्ट कर लिया था। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फेडरलिज्म, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है ये डिस्कस किया था। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि जो फेडरलिज्म है उसके 2 टाइप्स, यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। साथ ही हमने गवर्नमेंट के 3 फोल्ड, जिसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था और जाना था कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं। अब हम इस चैप्टर के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, आगे जानेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। आज हमें डिस्कस कर रहा है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसीज़ एंड स्टेट सेंट्रल रिलेशन। ये 3 टॉपिक होने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। देखिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि जब हमारा देश को जब आज़ादी मिली 1947 को, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि स्टेट्स को किस बेसिस पे बनाया जाए। तो रिज़ल्ट ये निकल कर आया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जाने चाहिए। ये सबसे मेजर टेस्ट था हमारे डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो डिसाइड हुआ कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स बनाएंगे। इससे पहले जो बाउंड्रीज़ थी, अब जो नए स्टेट्स बनाए जा रहे थे उनकी बाउंड्रीज़ में कुछ चेंजेस किए गए और क्रिएट हुए नए स्टेट्स, नए राज्य बनाए गए। सेकेंड चीज़ कि जब भी स्टेट्स को बनाया जा रहा था, इसका फॉर्मेशन जब हो रहा था, तो एक डिमांड ये थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को अलग किया जाए। लेकिन जो नेशनल लीडर्स थे उनको ये डर था कि अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री को डिवाइड किया, ये स्टेट्स बनाए नए, तो कहीं ये कंट्री को दोबारा से डिवाइड ना कर दे। ठीक है, दोबारा से और पार्टीशन ना हो, क्योंकि 1947 में ऑलरेडी 2 पार्टीशन हो चुके थे, जिसमें हमारे इंडिया और पाकिस्तान बने थे। ठीक है, तो यही फियर भी बना हुआ था कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न होना चाहिए या नहीं। बट बहुत ही ग्रेसफुली तरीके से ये डिसाइड किया कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे हम नई स्टेट बनाएंगे। लेकिन आगे जाके यही रिजल्ट निकला कि इससे हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारी जो कंट्री हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, जब उनकी डिमांड कंप्लीट हो गई तो उन्होंने देश को तोड़ने में नहीं बल्कि देश को यूनाइट करने में हेल्प किया। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन इरेजर भी हुआ कि इट मीन्स भैया सेंटर गवर्नमेंट है, नए नए स्टेट्स बनाए गए और उन स्टेट्स को भी अपनी अलग से पावर दे दी कि भैया ये आपकी पावर है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि सभी स्टेट्स को ही हमने सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे ही डिवाइड किया हो, बल्कि कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनको डिफाइन किया गया उनके कल्चर के बेसिस पे, उनके एथेनिसिटी के बेसिस पे, जोग्राफिकल एरियाज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट लगी उस बेसिस पे हमने नए स्टेट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, इन शॉर्ट में अगर लैंग्विस्टिक स्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि लैंग्विस्टिक स्टेट्स को सबसे पहले डिफाइन किया गया कि भैया हमारे जो नए स्टेट बनेंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। कुछ न्यू बाउंड्रीज़ बनाए गए, नए स्टेट्स बनाए गए, बाउंड्रीज़ को चेंज किया गया। सेकेंड चीज़, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की डिमांड यही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें नया स्टेट बनाया जाए। लेकिन इसकी वजह से नेशनल लीडर्स को फियर था, यानी कि उनमें डर था कि कहीं इससे हमारी कंट्री में दोबारा से डिवीज़न आ जाए, डिसइंटीग्रेशन ना हो। सेकेंड चीज़, स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि भैया ठीक है, लैंग्विस्टिक स्टेट्स जो हमने बनाए हैं उसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ है, यानी कि इससे यूनिटी हमारी और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, सेकेंड चीज़, जो नए स्टेट्स बनाए हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी दे दी, उनको पावर दे दी कि भैया आप अपने हिसाब से अपने स्टेट में काम कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़, जो नए स्टेट्स बने हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे ही स्टेट हमने लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए हों, बल्कि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनको कल्चर, जोग्राफिकल एरियाज़ और एथेनिसिटी के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्विस्टिक स्टेट्स जब आएगा कि स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, लैंग्वेज पॉलिसी जब आएगा तो इसमें हमें आंसर अलग लिखना है।
सेकेंड चीज़ और सेकेंड टेस्ट, अब ये सेकेंड हमारे पास जो चैलेंज था वो ये था कि लैंग्वेज पॉलिसीज़ का क्या करें, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे कल्चर हैं, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो कौन सी लैंग्वेज को हम एज अ नेशनल लैंग्वेज बोलें, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बना हुआ था हमारे सामने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। हिंदी को डिफाइन किया गया है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी इज़ अ मदर टंग इन ओनली 40% इंडियंस। भैया सिर्फ 40% इंडियंस ही ऐसे हैं जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसलिए उसको क्या किया गया है, सेफ गार्ड प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, उसको सेफ गार्ड दिया गया है, ठीक है। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है जब आप लिखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया हुआ है। सेकेंड चीज़, हिंदी जो कि इंडिया में 40% इंडियंस हिंदी लैंग्वेज जो बोलते हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है हमारे शेड्यूल लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे 8th शेड्यूल में इसको रखा हुआ है कि टोटल 22 हैं। अगर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 22। अगर पूछा जाएगा बिसाइड हिंदी तो 21, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उसके पास भी ये ऑप्शन रहेगा कि हिंदी के अलावा वो बाकी दीज लैंग्वेजेस को भी रखेगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश प्लस आपकी रीजनल लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज होगी और प्लस आपकी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज कौन सी होंगी, यही 21 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज होगी, ठीक है। स्टेट्स को भी ये पूरा अधिकार है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी बनाएं, प्लस साथ ही मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि हिंदी या इंग्लिश प्लस एक अपनी रीजनल लैंग्वेज को रख सकता है स्टेट भी। सेकेंड चीज़, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को भी, वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इंग्लिश को पहले जब ये डिसाइड हुआ था कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, ये डिसाइड किया गया था कि 15 सालों के लिए इंग्लिश को हिंदी के साथ अल्टरनेटिवली ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, लेकिन 1965 में इसको हम हटा देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स की डिमांड थी कि नहीं, हिंदी को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, जिसकी वजह से आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज 2 ही हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब इसका रीज़न क्या था कि कहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, किन स्टेट्स की डिमांड थी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, वो है तमिलनाडु, साउथ की स्टेट्स। तो तमिलनाडु में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था, जिसकी वजह से फिर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्पॉन्स किया और वो एग्री हो गई कि इंग्लिश को भी हिंदी के साथ हम ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखेंगे। कई लोगों को ऐसा भी लगता है जो इसके इस डिसीज़न के अगेंस्ट में है कि उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया है या ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। नेक्स्ट, हाँ, बट ये है कि समय समय पर हिंदी को कंटिन्यू कोशिश किया है हमारी गवर्नमेंट ने कि इसको प्रमोट किया जाए। प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि हम इम्पोज कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेट के ऊपर कि आपको ज़बरदस्ती ये लैंग्वेज बोलनी ही है, बट हमने प्रमोट किया है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ हिंदी को भी रखें, ठीक है। इस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो हमने डिसीज़न लिया है, इंडियन पॉलिटिक लीडर्स ने ये जो डिसीज़न लिया कि हिंदी और इंग्लिश को हम एक साथ रखेंगे प्लस एक रीजनल लैंग्वेज रखेंगे, इसने हमारी कंट्री को और ज़्यादा हेल्प किया है। किस चीज़ में, कि वो श्रीलंका जैसे हालात यहाँ पर ना हो, सिविल वॉर होने से रोका है सिचुएशन को, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ, कि हमारी कंट्री को स्ट्रेंथ मिली है। ओके, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। 2 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। थर्ड हमारा टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए, ये एक क्वेश्चन बना ही हुआ है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये जो हमने अरेंजमेंट्स की हैं, ये जो हमने पावर को शेयर किया है, अब इस अरेंजमेंट्स की वजह से जो रूलर पार्टी है, जो लीडर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब हम आज़ाद हुए, यानी कि 1947 में 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। फर्स्ट जो हमारे इलेक्शन हुए वो 1951 में हुए। उसके बाद से काफ़ी लंबे टाइम तक, लगभग 20 सालों तक एक सेम पार्टी रूल कर रही थी, जो कि थी कांग्रेस पार्टी। और ऐसा माना जाता था कि ज़्यादातर स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट, यानी कि कांग्रेस की ही सरकार रहती थी।
जिसकी वजह से स्टेट जो गवर्नमेंट थी वो सेंटर के अकॉर्डिंग ही काम करना प्रेफर करती थी, उसको इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिली थी। और अगर कभी ऐसा होता था कि सेंटर में कांग्रेस है और स्टेट में बाय चांस कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है, तो स्टेट पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती थी वो कोशिश करती थी स्टेट की पावर भी डिसमिस करने की। और उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस करके स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद 1990s के बाद फेडरलिज्म जो है वो और ज़्यादा उभर कर आया। क्यों? क्योंकि चेंजेस हुए कुछ। कैसे चेंजेस हुए? रीजनल पार्टीज़ आने लगी। अब रीजनल पार्टीज़ को भी जब सेंट्रल में आने का मौका मिला तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाने स्टार्ट की। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है ये जानते हैं। देखिए, अगर कभी भी किसी एक पार्टी को पूरी मेजॉरिटी ना मिले, उस सिचुएशन में बाकी की पार्टीज दूसरों के साथ अलाइंस बना लेती हैं। ठीक है, किसी भी एक सिंगल पार्टी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है लोकसभा में, तो नेशनल पार्टीज दूसरों के साथ अलाइंस करके एक अपनी खुद की पार्टी बना लेती है। ठीक है, जिसमें 2 या 3 पार्टीज आपस में मिल के पार्टी बनाती हैं, उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अलाइंसेस होती हैं 2 या 3 पार्टीज का। सेकेंड चीज़, कोलिशन गवर्नमेंट के ही आने से एक नया कल्चर आने लग गया कि भैया पावर शेयर होगी। ठीक है, अगर वो दूसरों की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट में भी वो पार्टी हट सकती है, और पार्टी अगर हट गई तो मेजॉरिटी से कोई भी सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, तो पावर शेयर करने के लिए मतलब अब रिस्पेक्ट लोग एक दूसरे की करने लगे कि हाँ भाई इनके पास भी पावर है, हमें इसके में इंटरफेयर नहीं करना। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसको आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दे दी कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डिसमिस नहीं कर सकता, दूसरी चीज़ आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। अब इसी से ही जो फेडरल पावर है, जो शेयरिंग हमने स्टार्ट की थी, आज के टाइम पे भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्सफुली तरीके से ना तो चेंज कर सकता है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में इंटरफेयर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के कामों में हस्तक्षेप करेगा। अब इसी के साथ ही देखो, 2 हमारे पास पावर ऑलरेडी ही थी। कौन कौन सी? एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब 1992 में एक और सरकार आई जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बेसिस पे हमने थर्ड टायर बनाया जिसको बोला गया लोकल लेवल। अब इसके बारे में जानेंगे कि लोकल लेवल क्या था। 5 मेन चेंजेस हुए पंचायती राज सिस्टम में, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन। अब कौन कौन सी 5 चीज़ें हुई? सबसे पहले तो अब कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी हो गया है कि रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल लेवल पे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे पंचायत के। सेकेंड चीज़, जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड कर दी थी किन किन के लिए? आपकी एससीज़ के लिए और एसटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से लोकल लेवल पे रिजर्वेशन दे दिया। थर्ड पॉइंट कि कम से कम 1/3 सीट जो हैं वो आपकी किसके पास रहेंगी? वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगी। 1/3 यानी कि अराउंड 33% सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी लोकल लेवल पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़, अब इंडिपेंडेंट तरीके से जो स्टेट इलेक्शन है वो इलेक्शंस करवाएगा, प्लस साथ ही म्युनिसिपल इलेक्शंस भी करवाएगा। कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये इसकी जिम्मेदारी है कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होने चाहिए, जिसके लिए एक तो इंडियन इलेक्शन कमीशन है, लेकिन लोकल लेवल पे कौन कंडक्ट करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाएगा। एंड द लास्ट वन इज द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कि स्टेट के पास जो भी रेवेन्यू आता था, ठीक है, अब उसके पास सारी पावर नहीं रहेंगी, बल्कि स्टेट को अपनी पावर को शेयर करना पड़ेगा लोकल लेवल के साथ। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट यानी कि जो चेंजेस हुए 1992 में, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पावर को इक्वली डिवाइड किया जाता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉज बनाता है, हु मेक द लॉज, ये फॉर्म करता है। इसके अंदर आपके लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट्स आते हैं। आपके एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? जो एग्जीक्यूट करता है लोग कि भाई कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, डिसाइड कौन करेगा? आपका एग्जीक्यूटिव करेगा। इसके अंदर कौन आते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर्स, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
ठीक है। एंड द लास्ट वन इज आपकी जुडिशरी। जुडिशरी में कौन होता है, जो देखता है कि कानून को, लॉज को सही से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इंटरप्शन कर सकता है जुडिशरी इसमें। इसके अंदर कौन इंक्लूड होते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही आपका फेडरलिज्म है या फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल डिवीजन है, जिसमें पावर को हायर टू लोअर की तरफ डिवाइड किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले जो पूरे देश के ऊपर शासन करेगी, उसके बाद स्टेट, रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट होती हैं जो सिर्फ स्टेट के ऊपर कंट्रोल करके रखेगा, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपने एरिया को देखेगा। इसके अंदर आपके पंचायती राज भी होते हैं, पंचायत समितिज भी होती हैं और जिला परिषद भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए पंचायत या ग्राम पंचायत क्या होते हैं। ग्राम पंचायत क्या होता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द पंचायती राज। जो लोकल लेवल पे जो लोग रूल करते हैं रूरल एरियाज में, उनको पंचायती राज बोलते हैं। हर विलेज या हर ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स, हर स्टेट्स में ग्राम पंचायत होंगे, यानी कि हर स्टेट में कुछ विलेजेस होंगे और हर विलेजेस में अपनी खुद की पंचायत होगी। नेक्स्ट इज, इनमें अलग अलग वार्ड मेंबर्स भी होते हैं जिनको हम प्रेसिडेंट या सरपंच बोल देते हैं, मुखिया बोल देते हैं। जो भी पंचायत होगी, पंचायत का जो हेड होगा उसको हम सरपंच बोलते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ये डायरेक्ट लोगों, उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके द्वारा वोटिंग से पंचायत डिसाइड होते हैं। और जो वोट देते हैं, जो अडल्ट लोग हैं, उनको बोलते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स। ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर्स। और एटलीस्ट 2 या 3 बार वो एनुअली बजट अपना तैयार करते हैं पंचायत अपने हिसाब से, यानी कि गांव के लोग। पंचायत समितिस क्या होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी कि ये मानिए कि गांव में क्या होंगे, पंचायत होंगे। फिर बहुत सारे गांव मिलके या बहुत सारे सरपंच मिलके आपस में क्या बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं। और फिर बहुत सारी पंचायत समितिस मिलके क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। ओके, तो लिखोगे कैसे, a few gram panchayats are grouped together to form what is usually called पंचायती राज या ब्लॉक या मंडल। क्लियर? ओके, अब हर एक एरिया में पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वही आपस में डिसाइड करके पंचायत समिति का हेड बना देते हैं। नेक्स्ट आपका है जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है, जितने भी आपके पंचायत समितिज हैं, अब उन सारी पंचायत समितिज या जो मंडल्स हैं वो जब सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं वो जिला परिषद बनाते हैं। और द मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, ज़्यादातर ये इलेक्ट करके यानी कि वोटिंग करके ही बनते हैं। जो भी जिला परिषद के मेंबर होंगे वो लोकसभा यानी कि एमएलएज की भी मेंबर होंगे, एमएलएज होंगे आपके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी एमएलए इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब देखिए लास्ट वन, ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज़ क्या होती हैं। सिमिलरली देखो लोकल लेवल होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट आप में क्या क्या होते हैं, आपके पंचायत होते हैं, पंचायत समितिज होती हैं और जिला परिषद होते हैं। सेम उसी तरीके से अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, जिसके अंदर आपके एक म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। क्लियर? आई होप इतना क्लियर होगा। म्युनिसिपैलिटीज़ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में देखिए क्या डिफरेंस है। जो आपके थोड़े छोटे एरियाज़ होते हैं उनमें आपकी म्युनिसिपैलिटीज़ रूल करती हैं, जो छोटे मोटे टाउन्स होते हैं। और जो आपकी बड़ी बिग सिटीज़ होती हैं उनमें आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। ये दोनों ही म्युनिसिपैलिटीज़ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंट्रोल करती हैं। इनको कौन कंट्रोल करता है, इलेक्टेड बॉडीज़। ठीक है, लोग जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और म्युनिसिपल चेयरपर्सन का जो हेड होता है ये म्युनिसिपैलिटीज़ का। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को बोलते हैं मेयर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेयर किसका हेड होता है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, यानी कि जो बिग सिटीज़ होती हैं उनके हेड को हम मेयर बोलते हैं।
ठीक है। तो स्मॉल टाउन्स में क्या होंगे, म्यूनसिपालिटीज़ होंगी। जो बिग टाउन्स होंगे उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को क्या बोलते हैं, मेयर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म हमारा कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई और नया टॉपिक जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।